बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं। पटना में लूट, हत्या, गोलीबारी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और इस बार बदमाशों ने पूर्व आरजेडी नेता पर अटैक किया है। पटना में पूर्व आरजेडी नेता राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई है और 20 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा शूटआउट है, सीसीटीवी में कैद हुआ है। 2 शूटर्स बताए जा रहे हैं हत्या में शामिल हैं। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स भाग रहा है। इसके पीछे एक और शख्स दौड़ते हुए भागता दिखाई देता है। अब एक दूसरे सीसीटीवी को देखिए, इसमें एक गली से निकलकर 2 लोग भाग रहे हैं। दरअसल सफेद कुर्ते में जो शख्स भाग रहा है, ये पूर्व आरजेडी नेता राजकुमार यादव है और इनके पीछे बंदूक लेकर शूटर्स दौड़ रहा है। दूसरी तस्वीर में गली से जो 2 लोग निकलकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही शूटर्स हैं जो राजकुमार के पीछे दौड़ रहे थे। ये दोनों शूटर्स गली के अंदर पूर्व आरजेडी नेता राजकुमार यादव की हत्या कर भाग रहे हैं। पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर दनादन चली गोलियां, सीने पर गोली मारी गई, पीठ पर भी 2 गोलियां दागी गई, हाथ पर भी बदमाशों ने गोली से निशाना साधा। और भी है यहाँ पर पीछे सामने देखी है ना, ये सामने एक 1 2 3 इधर है। किसी से लगने के लिए कमर में यह हत्या, यह गोली चली है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास। बदमाशों ने आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार यादव को राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास घेर लिया। जान बचाने के लिए राजकुमार यादव दौड़े, लेकिन बदमाशों ने राजकुमार यादव को दौड़ाकर पकड़ लिया और गोलियों की बारिश कर दी। बदमाशों ने राजकुमार यादव पर करीब 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 5 गोली राजकुमार यादव को जाकर लगी। 2 गोली हाथ में, 1 गोली सीने पर और 2 गोली पीठ में लगी। राजकुमार यादव बचने के लिए इस दुकान के अंदर घुस गए थे, लेकिन बदमाश यहां भी पहुंच गए और राजकुमार यादव को घेर कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में 2 बदमाश कैद हुए हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। आई विटनेसेस है, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए, सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, अपराधियों में पुलिस और कानून का कितना डर है, वो राजकुमार यादव की हत्या बता रही है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक नेता की हत्या कर बदमाश आराम से फरार हो गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। राजकुमार यादव नेता के साथ साथ जमीन कारोबारी भी थे और बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। राजकुमार यादव राघोपुर में जिला परिषद का चुनाव 3 बार लड़ चुके थे, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राघोपुर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र है। मौजूदा समय में तेजस्वी यादव राघोपुर से ही विधायक हैं। कुछ लोग इस हत्याकांड को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग हत्याकांड के पीछे जमीन कारोबार में विवाद बता रहे हैं। राजकुमार यादव की हत्या उस समय की गई जब ये गाड़ी से घर जा रहे थे। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है ताकि हत्या में कितने लोग शामिल थे, हत्या के पीछे का मोटिव क्या था, ये पता चल सके। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी अभी भी भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की रेड में 5 राज्य से 5 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है त्योहारी सीजन को देखते हुए
धमाके के साथ टारगेट किलिंग की भी साजिश की जा रही थी। दिल्ली समेत पूरे देश को दहलाने की साजिश। 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। पूरे देश में टारगेट किलिंग और धमाके का षड्यंत्र। इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। दिल्ली समेत पूरे देश को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। 5 राज्य झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से पूरे देश में टारगेट किलिंग और धमाके की साजिश रची जा रही थी। साजिश रचने वाले 5 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने धर दबोचा है। 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैग्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान को दहलाने का षड्यंत्र रचने वाला ये दानिश है। संदिग्ध आतंकी दानिश को एजेंसियों ने झारखंड की राजधानी रांची से पकड़ा है। दानिश ही भारत में ISIS के टेरर नेटवर्क को चला रहा था। आतंकी धमाके और टारगेट किलिंग के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा था। आफ्ताब कुरैशी मुंबई का रहने वाला है। दिल्ली ये टारगेट किलिंग के लिए हथियार लेने आया था। इससे पहले ही हथियार लेकर मुंबई लौटता ये सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। ये सुफियान अबू बकर खान है। सुफियान अबू बकर खान भी मुंबई का रहने वाला है और ये भी आफ्ताब कुरैशी के साथ मुंबई से दिल्ली आया हुआ था, लेकिन मुंबई जाने से पहले ही दिल्ली में ये भी पकड़ा गया। यह संदिग्ध आतंकी कमरान कुरैशी उर्फ समीर खान है। पुलिस ने इसे मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पकड़ा है। पुलिस के गिरफ्त में मौजूद ये सभी ISIS के आतंकी हैं जो असहर दानिश के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदात की साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले ये भारत में अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब होते सुरक्षा एजेंसियों का हंटर चल गया। दानिश के घर से ही खतरनाक केमिकल बम बनाने का सामान, वायर और सर्किट मिले हैं। अगर इन खतरनाक केमिकल को आतंकी असेंबल कर लिए होते, भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका कर दिया होता, तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन इससे पहले आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते एजेंसियों ने धर दबोचा। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, pH वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनके ठिकानों से हथियार और IED बनाने का सामान बरामद हुआ है। रांची से असहर दानिश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स भी बरामद किए हैं। ये सभी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन के हैंडलर से संपर्क में थे। संदिग्ध आतंकी ने गजवा नाम का एक पेज बना रखा था और इसी पेज के जरिए ये एक दूसरे के संपर्क में थे। इस पेज को रांची से पकड़ा गया असहर दानिश हैंडल करता था। दानिश खुद को COO कहता था। दानिश ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में घमासान छिड़ गया है। छात्रों के एक गुट ने क्यों कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ SSB के जवानों को भी तैनात होना पड़ा? मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्रों का गुस्सा आखिर क्यों फूट पड़ा है? छात्रों ने आखिर क्यों अपने ही कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया? इस रिपोर्ट में समझिए। ये नारेबाजी और हंगामा
दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज गेट पर हो रहा है। कॉलेज का गेट बंद है। गेट को अंदर से ब्लॉक कर जो युवा खड़े हैं ये भी छात्र हैं और गेट के बाहर जो युवा खड़े हैं वो भी छात्र हैं। गेट के अंदर और गेट के बाहर मौजूद छात्रों में बस इतना फर्क है, जो छात्र गेट को ब्लॉक करके बैठे हैं ये सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं, लेकिन जो गेट के बाहर खड़े हैं अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के गेट पर हंगामा बवाल इतना बड़ा कि एसएसबी के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। पूरा हंगामा बवाल छात्र संघ चुनाव और 75% अटेंडेंस को लेकर हुआ है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। इसी के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव इस समय जोरों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्रों ने इस वक्त गेट को बंद किया हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी ने जो अटेंडेंस के आधार पर छात्रों का जो नॉमिनेशन किया गया था उनमें से 13 छात्रों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। अब चुनाव मैदान में सिर्फ एक कैंडिडेट बचा हुआ है, जिसके विरोध में कल से ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं कि चुनाव कमेटी इस पर पुनर्विचार करे, ताकि जो अटेंडेंस के इशू पे लोगों का जो छात्र है उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है उसको वापस लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि कॉलेज के जो ये गेट है इस तरीके से बंद कर दिया गया है। कॉलेज का 2 गेट है, दोनों गेटों पे छात्रों ने ताला लगा। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे जिन उम्मीदवारों की हाजिरी 75% से कम है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने कॉलेज गेट को बंद कर दिया, गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके कारण बाहरी छात्र बाहर ही रह गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की दलील है कि 75% अटेंडेंस का फरमान अचानक देकर उनका नामांकन साजिशन रद्द किया गया है। वही बात है सर, जो बंदा छात्र हित में काम करेगा, छात्रों के बीच में रहेगा, तो क्लास में 75% अटेंडेंस कैसे पूरी करेगा। और ये जो 75% का बात चली थी वो पिछले साल नहीं आई थी, अभी 2-3 दिन पहले आई है सर। 2-3 दिन में कोई कैसे 75% अटेंडेंस कर लेगा, प्रायर नोटिस ही नहीं दिया इस चीज का। भाई मेरा नाम ध्रुव सिंह भाटी है, मैं भी यहाँ पे एक कैंडिडेट हूँ। हाँ जी, सेंट्रल काउंसलर पद के लिए। यही है कि सबकी 2-4-10% सबकी अटेंडेंस कम है, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये, और बिल्कुल इन्होंने हद कर रखी है। हम कल 24 घंटे हो गए बैठे और 5 बजे प्रोटेस्ट में हमारी से किसी ने सुनी, प्रिंसिपल ने हमें पिटवा दिया, प्रिंसिपल हमें छोड़ के चला गया, प्रिंसिपल ने हमें पुलिस वालों से पिटवा दिया। आज भी वही काम होएगा, तो हम आज हम नहीं सुनेंगे, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। आज उन्हीं की सेवा के लिए करा है, आज थोड़ा कष्ट झेल लेंगे। नहीं, टीचर्स का पता नहीं, लेकिन हमें तो जाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, क्लास के लिए आया हूँ। कह रहे कल मतलब जो रात में हुआ था वही चल रहा है अभी। मतलब छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने नरमी दिखाते हुए बातचीत के लिए टेबल पर आने को कहा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेट से हट गए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज का गेट खुला, तब जाकर बाहर खड़े छात्रों की कॉलेज में एंट्री हो पाई। दिल्ली टू यूपी धड़ाधड़ हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अब योगी मॉडल को अपना चुकी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अपराधियों की लिस्ट पुलिस छोटी कर रही है। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस सबका हिसाब कर रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस का मैसेज एकदम साफ है, क्राइम करोगे तो ना योगी की पुलिस छोड़ेगी और ना ही दिल्ली पुलिस। यूपी से दिल्ली तक पुलिस एक्शन में है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर रही है। सरकारी बुलेट बदमाशों को लंगड़ा कर रही है। बदमाश चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, पुलिस सबका हिसाब कर रही है। चोर, बदमाश, मर्डर, लुटेरे, स्नेचर्स, सब के अंदर पुलिस का खौफ है। गिरी हुई बाइक, पिस्टल, खून के धब्बे, मार्किंग, पुलिस वालों का जमावड़ा, ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने किसी बड़े अपराधी का काम तमाम कर दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर को हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा। रोहित गोदारा का शूटर दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक कारोबारी पर फायरिंग करने आया था। इसकी भनक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के नॉर्दर्न रेंज के टीम को लग गई। पुलिस ने जब शूटर को घेरा तो वो फायरिंग करने लगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान भी गोली का जवाब गोली से देने लगे, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर घायल हो गया।
रोहित गोदारा नाम का जो गैंगस्टर है उसके एक साथी अंकित से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अंकित इस इलाके में, जहांगीरपुरी इलाके में, अपने एक साथी से मिलने के लिए जा रहा था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी और ठीक इसी जगह पर दिल्ली पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, जिसके बाद अंकित ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर फायरिंग की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अंकित के पैर में गोली लगी है। हाफ एनकाउंटर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी में भी हुआ। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में ये जो पुलिस वालों के कंधे के सहारे लंगड़ा कर चल रहा है, ये 25,000 का इनामी बदमाश है और इसके पैर पर पुलिस की गोली लगी है। पुलिस की गोली लगते ही ये लंगड़ा हो गया। यूपी के शामली में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 25,000 के इनामी बदमाश का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया तो इसने अपनी बाइक कच्ची सड़क पर उतार दी और गन्ने के खेत की तरफ भागने लगा। पुलिस ने भी बदमाश का पीछा किया। कच्ची सड़क होने के कारण शातिर बदमाश ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। बाइक फिसल गई और ये गिर गया, लेकिन इस दौरान पुलिस से बचने के लिए इसने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और ये लंगड़ा हो गया। तो वहीं उज्जैन में महाकाल के मंदिर के गेट के ठीक सामने बुलडोजर एक्शन हुआ है। एक एक करके 11 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। उस कब्जे को बचाने के लिए उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के गेट खटखटाए, लेकिन आखिरकार उन्हें इलीगल कब्जे से पीछे हटना पड़ा। बुलडोजर अवैध मकानों को जमींदोज कर रहा है। पोकलेन भी सरकारी जमीन को खाली करवा रहा है। दर्जन भर पीले पंजे अतिक्रमण के सफाई अभियान में लगे हुए हैं। मकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। आलीशान इमारतें धराशायी हो रही हैं। अवैध कब्जों को समतल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से। बाबा महाकाल के मंदिर के गेट के सामने बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ग्यारह अवैध बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम चल रहा है। सड़क पर भारी पुलिस की तैनाती है। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग इकट्ठा हैं। महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार के सामने यह पूरा इलाका बेगम बाग कहलाता है। यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर लोगों ने सरकारी जमीन पर कई सालों से कब्जा जमाया हुआ था। अब 1 दर्जन पोकलेन और बुलडोजर इन्हीं कब्जों को हटाने में लगे हैं। जिस प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, यह प्रॉपर्टी उज्जैन विकास प्राधिकरण की है। दरअसल पूरा मामला आज का नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से इस जमीन पर अवैध कब्जा पड़ा हुआ था। यह कार्रवाई महाकाल मंदिर के जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, नीलकंठ द्वार, उसी के पास में जारी है। यह जो क्षेत्र है इसे बेगम बाग क्षेत्र कहा जाता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 11 अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल यह विकास प्राधिकरण के भूखंड है, जिन्हें आवासीय तौर पर आवंटित किया गया था। इसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने इसे व्यावसायिक तौर पर बिल्डिंगें तान ली है। मेरे साथ खुद विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप जैन जी मौजूद हैं। संदीप सोनी जी, सर किस प्रकार की यह कार्रवाई की जा रही है? चूँकि ये आवासीय है, पूरी कॉलोनी है, आवासीय है, लेकिन लोगों ने कमर्शियल निर्माण शुरू किए, साथ ही भूखंडों कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो लीज की शर्तों का उल्लंघन के कारण लीज निरस्त की गई। लीज निरस्त होने के बाद इन भूखंडों को खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसके बाद इनके मालिक कोर्ट की तरफ दौड़ पड़े और तब से इस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा हुआ था। सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने स्टे को खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने फिर इनको नोटिस दिया और समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन का बुलडोजर कब्जा मुक्त कराने पहुंच गया। इन अवैध अतिक्रमण पर अब ये कार्रवाई की जा रही है।